भांजे, एक बात समझ में नहीं आई, ये दीपक और ब्रह्मदत्त के साथ कौन सी तोप थी जिसका एक गोला खाकर तुम्हारी हिच बोल गई और तुम भाग खड़े हुए? अरे मामा छोड़िए ना उसे। अरे छोड़े कैसे? उस सुसरी ने तो हमारे किए कराए पर पानी फेर दिया। और मामा आप भी जब बकबक करने पर आते हो ना तो अपने पर कंट्रोल नहीं रखते। अरे कंट्रोल किस बात का? सच बोल रहा था, सच में कोई कंट्रोल नहीं होता। चाची को बांझ कहने की क्या जरूरत थी? वह बुआ की इंसल्ट करने गए थे, हो गई थी, बस चले आते वहां से। और चाची ने भी तुम्हारी बकैती धोके रख दी थी, इतना सा मुंह हो गया था तुम्हारा। और तुम्हारी तुर्जमसाई कहां चली गई थी जब दीपक के साए आई उस छरछरी सी औरत ने अपनी तर्जनी एक छोड़ी तो तुम्हारी बेटा पतलून गीली हो गई थी। मामा आप भी छोटी सी बात को पकड़ कर बैठ जाते हो बस। पुरानी दुश्मनी लगती है बेटा। दुश्मन का नाम पता जरा हमें भी बता दो। अरे काहे की दुश्मनी मामा, कोई दुश्मनी नहीं है। वो अजय है ना, उसकी बहन है बस। तो ये कहो कि उसका नाम देवयानी है। पूजा की दोस्त है, आती जाती रहती है। एक बात समझ में नहीं आई कि ऐसी तुम्हारी देवयानी से क्या दुश्मनी जिसमें करोड़ों रुपए के हथियार चल रहे हैं। मामा आप भी गड़े मुर्दे उखाड़ने लग जाते हो। मैं वकील के पास जा रहा हूं। अब ये मुर्दा तो उखाड़ना ही पड़ेगा। अगर सपेरे को सांप के कांटे का मंत्र मालूम ना हो तो सांप काबू में कैसे होगा? अजय बाबू। अरे लल्लन मामा आप। अगर आपकी प्राइवेसी में खलल ना हो तो हम अंदर आ जाऊं। कैसी बातें कर रहे लल्लन मामा? गेस्ट हाउस आपका, दरवाजा आपका, वक्त भी आपका, मेरी परमिशन की क्या जरूरत? अजय बाबू, परमिशन की तो जरूरत पड़ती है ना। हमारे और आपके रुतबे में थोड़ा सा फर्क तो है ही। हम ठहरे गजेंद्र बाबू के पिता के साले और आप गजेंद्र बाबू के भावी साले। आपकी बहन जी के दर्शन हुए, हमरे तो भाग्य खुल गए। देवयानी दीदी के? हाँ, देवयानी जी के। अगर आपकी शान में हमसे कोई गुस्ताखी हुई हो तो हमें क्षमा कर देना। अरे नहीं मामा जी, आप तो मुझसे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। बल्कि मुझे कहना चाहिए कि मुझसे कोई गलती ना हुई हो। नहीं नहीं बेटा, बूढ़ा हो चुका हूं, भविष्य नहीं दिखता। भविष्य तो तुम्हारा है। आज जहां हम बैठे हैं कल तुम वहां बैठे हुए। बेटा कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं बाबूजी। बाबूजी कह के तुमने मेरा मन जीत लिया। अच्छे खानदान के भी हो, परवरिश भी तुम्हारी अच्छी है। काश तुम्हारे जैसा मेरा एक बेटा होता। टोनी थोड़ा बुद्धिहीन है, सारे किए कराए पर पानी फेर देता है। हाँ, थोड़ा बेवकूफ तो है वो, मगर मन का अच्छा है। खैर, मेरे आने का कारण यह है कि हम दोनों मिलकर काम क्यों ना करें। दोनों का लक्ष्य तो एक ही है ना। लक्ष्य? कैसा लक्ष्य? तुम भी गजेंद्र का भला चाहते हो और हम भी गजेंद्र का भला चाहते हैं, तो लक्ष्य तो एक ही हुआ ना। लेकिन मेरा लक्ष्य तो पूजा है। और गजेंद्र का लक्ष्य तुम्हारी बहन देवयानी है। मगर दीदी तो उसे नफरत करती है। और पूजा तुमसे नफरत करती है। देवयानी के मन में जो नफरत है उसकी जड़ कहाँ है? उसके बारे में मुझे भी नहीं पता। बात बहुत पुरानी है ना, मैं काफी छोटा था तब। बताना नहीं चाहते वो अलग बात है, बता दोगे तो फायदे में रहोगे। सोच लो। नमस्कार। नमस्कार गजेंद्र भैया, आपने मुझे बुलाया था? अजय जी, सुना आजकल लल्लन मामा से बहुत मिल रहा है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी बात है, झूठ मत बोल, सच सच बता। लल्लन मामा मिले थे तुझसे? जी मिले थे। हाँ मिले थे। क्यों मिले थे? वो ऐसे ही बात करने आया था। अबे मुझे भी पता, बात ही करेंगे तुझसे। क्या बात की?
वो दीदी के बारे में पूछ रहे थे। देवयानी के बारे में क्या? बातें बता, क्या पूछा? यही कि वो आपसे नफरत क्यों करती हैं। तो क्या बताया तूने? मुझे कुछ मालूम ही नहीं था तो मैं बताता क्या। मैं तो काफी छोटा था तब। अबे एक मारूंगा झापड़ तेरे। तूने लल्लन मामा को क्या बताया? मैं सही बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, मैं काफी छोटा था तब। अबे एक झापड़ दूंगा तेरे मैं खींच के, और 32 बार आ जाएगी तेरी। कब छोटा था तू? जब आप घर आया करते थे माँ से मिलने। अबे बचपन की बात है, याद नहीं तो झूठ क्यों बोलता है? कब आता था मैं तेरे घर? देख, अगर लल्लन को इस बारे में तूने कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं क्या दुश्मनी है तेरी बहन को मुझसे, बर्बाद करने पर तुली है मुझे। अबे अगर मैं बर्बाद हो गया तो सोच तेरा क्या होगा। भैया फालतू में मेरे से गुस्सा हो रहे हैं। मैं तो आपको मामा जी के बारे में कुछ बात बताने आया था। क्या? यही कि वो आपकी करोड़ों की दौलत हड़प करने के चक्कर में है। क्या? जी। तुझे कैसे पता? टोनी ने मुझको खुद बताया कि उसने अपने दामाद तक को नहीं छोड़ा और अब उसकी नजर आपकी दौलत पे है। अबे छोड़ यार, अबे मैं तो मजाक कर रहा था तेरे साथ। अच्छा ये बता, और क्या पूछा ललन मामा ने? बस ये दीदी की बात। दीदी की बात? तुझे यहाँ किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? नहीं ऐसी कोई बात। कुछ चाहिए तो बता दे। जी नहीं। अच्छा तुझे जो भी कोई खबर मिले ना तो सबसे पहले मुझे आके बताना। ठीक। ठीक है? और कोई चीज की जरूरत हो तो बेहिचक पूछना मुझसे, ठीक है? चल जा। भाभी, वृंदा, हवेली खाली करने का दिन बताने आए हो या फिर? आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपसे हवेली खाली करवाऊंगा? क्यों ना सोचूं? ना तो तुमने आकर मेरे पांव छुए हैं और ना ही तुम्हारे दिल में कोई मान सम्मान बाकी रहा है। सम्मान? सम्मान करते करते ही आपके सामने बड़ा हुआ हूं मैं। 11 साल का था मैं जब भैया से आपकी शादी हुई। 1 साल बाद मां का स्वर्गवास हुआ और उसके बाद आज तक मैंने आपको मां की जगह देखा। 15 साल का था मैं जब बाबूजी की मृत्यु हुई, लेकिन बड़े भाई का सर पे हाथ रहा। आज तक मुझे बाबूजी की कमी महसूस नहीं होने दी उन्हें। मैंने भी तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह समझा है। बेटा समझती तो उस दिन जिस दिन हवेली छोड़कर जा रहा था थप्पड़ मारती और रोक लेती मुझे। ओह, तो ये उल्लाहना देने आए हो? नहीं, बात अगर सिर्फ उलाहने तक होती तो मैं शायद ना भी आता। तो फिर क्यों आए हो? चेतावनी देने आया हूं। क्या चेतावनी देने आए हो तुम? देखो, आप बड़े हैं हमसे, आपके अधिकार हैं हम पर। आप कुछ भी कहेंगे, गाली भी देंगी तो हम समझेंगे कि हम पर फूल बरस रहे हैं। लेकिन आज के बाद लल्लन ने अगर मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की मान मर्यादा पर कीचड़ उछाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहली बार उसने दीदी को अपशब्द कहे, मैंने सब कुछ त्याग दिया। घर बार धन दौलत नहीं चाहिए मुझे। दौलत मैं सिर्फ यहां से अपनी मान मर्यादा लेकर गया, लेकिन आज उसने मेरे घर के अंदर घुसकर मेरे बहन की बहू की इज्जत पर दोष लगाया, मेरी पत्नी को बांझ कहकर अपमानित किया। बस एक समाचार मैं आपको देने आया हूं कि मैं और मेरा परिवार इस वक्त गर्म बारूद की तरह हैं। थोड़ी सी भी चोट लगी ना तो मैं तो शायद अपने आप पर काबू कर लूं, शायद, लेकिन मेरे बच्चे काबू से बाहर हो जाएंगे। और ये संदेशा लल्लन प्रसाद अग्निहोत्री तक पहुंचा दीजिएगा, बस। वाह ब्रह्मदत्त, वाह, बहुत गुर्राने लगे हो तुम। पहले तो बरगलाकर मेरे पति को सन्यासी बना दिया और अब मेरे ही खून को मेरा दुश्मन बना रहे हो। अरे वो तुम्हारे बच्चे कैसे हो गए? 9 महीने अपनी कोख में पाला है मैंने उन्हें, अपना दूध पिलाया है, और तुमने सब पानी बना दिया। अरे वो मामा है उनका,
अपनी बहन का फटता कलेजा उससे नहीं देखा गया, इसलिए उन्हें वापस लेने चला गया। और अगर अगर उसने वहां जाकर कोई सच्ची बात कह ली तो इसमें बुराई क्या है? जाओ जाओ, जाकर खुद के बच्चे पैदा करो, फिर बनाओ उन्हें योद्धा, फिर भेजना उन्हें मेरे भाई के साथ टकराने के लिए। मैंने बच्चों का संदेश आप तक पहुंचा दिया, और रही बात उनके आपके होने की, तो मैंने इस सच्चाई से कभी इनकार नहीं किया है। मेरे संतान नहीं है, ये सत्य है, लेकिन सत्य ये भी है कि उन्होंने जहां अच्छे संस्कार देखे उन्हें अपना लिया, और इन्हीं संस्कारों ने उन्हें अच्छाई, बुराई, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य की समझ दे दी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब वो जो भी कदम उठाएंगे वो धर्म की राह पर होगा, और उनके ये कदम इस राह पर बढ़ते हुए आज के बाद मैं नहीं रोकूंगा। कसम है तुम्हें ब्रह्मदत्त, अपनी बात से मुकर मत जाना। अरे दत्त साहब, आप यहाँ? देवयानी, माफ करना, ये वक्त तो नहीं है मेरे आने लायक, लेकिन मन अशांत था, और अंदर की बात जब तक किसी से कर ना लूं मन शांत होगा नहीं। एक्चुअली अपने परिवार वालों से मैं ये बात शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हीं के दुख की बात है। फिर सोचता रहा और अपने परिवार से जुड़े सिर्फ तुम्हें दिखी, और बस हाय बिना रहा ना गया, चला आया। आपने बहुत अच्छा किया। आइए अंदर चल के बैठते हैं। नहीं, यहीं बैठते हैं। क्यों? वो इसलिए कि तुम अकेली रहती हो और ये दुनिया वाले देखते रहते हैं, बात बनाए बिना रहेंगे नहीं। दत्त साहब, मुझे दुनिया की परवाह नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह है। आइए बैठिए। पिछले कुछ दिनों से मेरे जीवन में एक भूचाल सा आ गया है। सारे संबंध, मान सम्मान पैसों की कसौटी में तोले जा रहे हैं। मुझे लगता है भैया ने ठीक ही किया था सब कुछ त्याग कर, लेकिन उसके बावजूद फिर से वही टकराव, फिर से वही एक दूसरों पर लांछन। देवयानी, मुझे बस एक ही रास्ता नजर आता है, किसी तरह से ये बाजारू लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। दत्त साहब, मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या फील कर रहे हैं। आप शेयर छोड़ना चाहते हैं ना, मेरे बैंक का पैसा लौटाना चाहते हैं ना, ये सब हो सकता है, लेकिन दत्त साहब आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। शेयर्स मार्केट में पड़े हैं, गजेंद्र के पास इतना पैसा नहीं कि वो उन्हें खरीद सके। मार्केट में और बहुत लोग हैं जिनकी इस पर नजर है। क्या आप चाहते हैं कि जो कंपनी गजेंद्र के हाथों से निकलकर सीधा आपके हाथों में आने वाली थी किसी तीसरे के पास चली जाए? दत्त साहब, दीपक एक समझदार आदमी है, उसने कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा ना। दत्त साहब, आपकी परेशानी कोई और है जो आप बता नहीं रहे हैं। आप यूं अपना दिल छोटा नहीं करेंगे। नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, लेकिन आज अपने भाई की तलाश ने मुझे रुला दिया देवयानी। हालांकि मुझे पता है वो कहां है, फिर भी मैं हर उस जगह गया जहां वो बैठते थे। लेकिन क्यों? शिकायत करने, और यही शिकायत करने की क्यों उन्होंने मेरे अंदर ये संस्कार डाले, क्यों मेरा ही गलत रूप मुझे दिखाते रहे कि इस ब्रह्मदत्त, तुम इस दुनिया का सामना करने की ताकत रखते हो। उनके साए में मैंने
कभी अपने आप को ढूंढने की या अपने अहम को तलाशने की कोशिश ही नहीं की। और आज वो मेरे पास नहीं तो दुनिया मुझे आईना दिखाती है कि देख ब्रह्मदत्त, यह है तेरा रूप, यह है तेरी ताकत और यह है तेरा परिवार। नहीं दत्त साहब, प्लीज ऐसा नहीं है। आप सिर्फ कुछ बहके हुए लोगों की बातों में आ रहे हैं। नहीं देवयानी, ये वही लोग हैं जो हमेशा से मेरे साथ रहे हैं, इन्हें सच्चाई मालूम है। और आज जब इन्हीं की दिखाई सूरत से मैं अपनी शक्ल मिलाता हूं तो खुद को बिल्कुल अपरिचित सा महसूस करता हूं, एक अनजान आदमी। और आज शाम को तो मुझे लगा कि मैं अपने आप को पहचानता तक नहीं। मैं हूं कौन? क्या एक कमजोर इंसान जो इतनी दूर से आई, 30 बरस के बाद अपने बहन के सम्मान की रक्षा नहीं कर सका। वो आई थी अपने भाइयों के सुखी संसार में थोड़ा सा दुख बांटने के लिए, लेकिन दुख बांटना तो दूर, उसके पास बैठकर प्यार की 2 बात करना तो दूर, अपनापन जताना तो दूर। मैं अपनी आंखों से उसकी मर्यादा को कुचलते हुए देखता रहा। एक हारा जुआरी पांडव जो अपनी पत्नी का चीरहरण देखता रहा। देवयानी, एक पत्नी के लिए उसका पति और बच्चों के लिए उसका पिता संसार का सबसे ताकतवर इंसान होता है, उनका संरक्षक होता है। लेकिन मैं कहां रह सका उनका संरक्षक। बस कुछ लोग आए गुंडों मवालियों की तरह और मेरा सारा भरम तोड़कर चले गए। नहीं दत्त साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसीलिए इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप अपने आप को तलाशने के लिए निकले। अरे आपकी जगह कोई और होता तो वो उसे तलाशता जिसकी वजह से ये सब कुछ तमाशा हुआ। यही सब संस्कार है जो आपको अपने बड़े भैया से मिले हैं। आज वो यहाँ नहीं है, लेकिन वो सभी लोग उनका खौफ आपसे खाते हैं। ये है आपकी पर्सनालिटी। और रही परिवार की बात, तो परिवार खून से नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपके सभी परिवार के लोग आपके जैसे ना होते। और जो आपके जैसे हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपका परिवार, जैसे मैं